एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक जिज्ञासु और संघर्षरत नौजवान रहता था। वो हमेशा खुद को लेकर अनिश्चित रहता था। उसे लगता था कि उसमें कोई खास प्रतिभा नहीं है और उसकी कोई कीमत नहीं है। वो अक्सर अपने गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, एक बूढ़े कारीगर दादाजी से सलाह लेने जाता था। एक दिन रवि ने दादाजी से पूछा, दादाजी, मैं बहुत परेशान हूं। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी बेकार है। मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर पाता। कृपया मुझे बताइए कि मेरी कीमत क्या है या मैं क्या करूं ताकि मेरा मूल्य बढ़ जाए। दादाजी मुस्कुराए। वो अपनी वर्कशॉप में गए और एक पुराना काला जंग लगा हुआ पत्थर लेकर आए। उन्होंने रवि से कहा, बेटा, इससे पहले कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूं, मैं चाहता हूं कि तुम मेरा एक छोटा सा काम करो। इस पत्थर को लो और इसे बाजार में ले जाओ। अगर कोई तुमसे इसकी कीमत पूछे तो तुम कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगलियां ऊपर उठा देना। और हां, इसे बेचना नहीं। रवि को लगा कि ये अजीब काम है, लेकिन दादाजी का सम्मान करते हुए वो उस पत्थर को लेकर बाजार चला गया। बाजार में एक बूढ़ी औरत जो पुरानी चीजों की शौकीन थी ने पत्थर देखा और रवि से पूछा, अरे लड़के, ये पत्थर कितने का है? रवि ने दादाजी के निर्देशानुसार बिना कुछ कहे अपनी 2 उंगलियां ऊपर उठा दी। औरत ने कहा, 2 रुपए, मैं इसे 2 रुपए में खरीदूंगी। रवि को आश्चर्य हुआ कि किसी ने उस बेजान पत्थर की कीमत लगाई। वो तुरंत दादाजी के पास वापस गया और बोला, दादाजी, एक औरत इसके 2 रुपए देने को तैयार थी। दादाजी ने कहा, बहुत अच्छे, अब तुम इसे शहर के एक बड़े म्यूजियम में ले जाओ। वहां के क्यूरेटर, संग्रहकर्ता को ये दिखाओ और वही करना, कीमत पूछे जाने पर सिर्फ 2 उंगलियां दिखाना और बेचना नहीं। रवि म्यूजियम पहुंचा। क्यूरेटर ने उस पुराने पत्थर को बहुत ध्यान से देखा। फिर वो बड़ा मैग्नीफाइंग ग्लास लाया और उसकी जांच की। क्यूरेटर की आंखें चमक उठीं। उसने रवि से पूछा, ये अनमोल चीज कितने की है? रवि ने 2 उंगलियां ऊपर उठा दी। क्यूरेटर लगभग चिल्ला पड़ा, 20,000? क्या तुम इसे 20,000 में बेचोगे? ये अद्भुत कलाकृति है। रवि के होश उड़ गए। एक ही पत्थर की कीमत 2 रुपए से सीधे 20,000 रुपए हो गई थी। वो हां या ना कुछ नहीं बोल सका और जल्दी से म्यूजियम से निकलकर भागता हुआ दादाजी के पास आया। उसने हांफते हुए दादाजी को पूरी बात बताई। दादाजी, उस आदमी ने इसके 20,000 रुपए लगाए। दादाजी ने प्यार से कहा, शाबाश मेरे बच्चे, अब आखिरी काम, इस पत्थर को शहर के सबसे बड़े जौहरी ज्वेलर के पास ले जाओ और वही करना। रवि अब बहुत उत्साहित था। वो जौहरी की दुकान पर गया। जौहरी ने जैसे ही उस काले जंग लगे पत्थर को देखा, उसने उसे मखमली कपड़े पर रखा और उसे ध्यान से परखा। उसने कई उपकरण इस्तेमाल किए। जौहरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने रवि से धीरे से पूछा, ओह मेरे प्रभु, ये क्या है? ये एक अनमोल सदियों पुराना कामरूप रत्न है। तुम इसे कहां से लाए? इसकी क्या कीमत है? रवि ने कांपते हुए अपनी 2 उंगलियां ऊपर उठा दी। जौहरी ने बड़े सम्मान से कहा, 2 लाख रुपए? क्या तुम सच में इसे सिर्फ 2 लाख में बेच रहे हो? ये तो बहुत सस्ता है। मैं तुम्हें तुरंत 2 लाख रुपए देता हूं, बस इसे मुझे बेच दो। रवि के हाथ पांव फूल गए। उसने विनम्रता से मना किया और पत्थर लेकर तुरंत दादाजी के पास वापस लौटा। रवि ने दादाजी के चरणों में पत्थर रख दिया और सारी कहानी बताई। तब दादाजी ने रवि के कंधों पर हाथ रखा और गहरी मुस्कान के साथ कहा, देखो मेरे प्यारे बच्चे, ये पत्थर वही है, ये तुमने देखा। ये ना बाजार में बदला, ना म्यूजियम में, ना ही जौहरी की दुकान पर, लेकिन हर जगह इसकी कीमत अलग थी। तुम्हारी कीमत भी बिल्कुल इस पत्थर की तरह है। जिस जगह, जिस माहौल में तुम जाते हो और जिन लोगों से तुम मिलते हो, वे तुम्हें अपने ज्ञान और अपने नजरिए के अनुसार आंकते हैं। अगर तुम खुद को 2 रुपए वाले बाजार में रखोगे तो लोग तुम्हें 2 रुपए में ही खरीद लेंगे। अगर तुम खुद को 20,000 वाले म्यूजियम में रखोगे तो लोग तुम्हें अनमोल समझेंगे। इसलिए अपने मूल्य के बारे में दूसरों की राय को अपनी सच्चाई मत बनने दो। तुम अनमोल हो, बस तुम्हें खुद को सही जगह और सही लोगों के बीच रखना होगा। अपनी कीमत अपने आप को पहचानो। तुम जो हो वो पर्याप्त है। यह सुनकर रवि को अपनी पहचान का मूल्य समझ में आ गया। उसने उस दिन से खुद पर विश्वास करना शुरू कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी असली कीमत इस बात में नहीं है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि इस बात में है कि हम खुद को किस नजरिए से देखते हैं और हम खुद को किस माहौल में रखते हैं। आप अनमोल हैं। आपकी शक्ति और मूल्य, योर पावर एंड वर्थ। आप केवल एक व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि आप ब्रह्मांड का एक अनूठा और अपूरणीय हिस्सा हैं। एक ऐसी जटिल और अद्भुत कृति जिसका कोई विकल्प नहीं है। आप में वो असीम शक्ति है जो बड़े से बड़े विचार को जन्म दे सकती है, सबसे गहरी भावनाओं को महसूस कर सकती है और दुनिया में सकारात्मक बदलाव ला सकती है, चाहे वो बदलाव आपके व्यक्तिगत जीवन में हो या आपके आसपास के लोगों के लिए।
आपकी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना कमाते हैं, आपका पद क्या है या दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपका मूल्य आपके भीतर निहित है, आपके विशिष्ट अनुभवों में, आपके हृदय की दयालुता में और आपकी उस अडिग भावना में जो आपको हर बार गिरने के बाद उठने के लिए प्रेरित करती है। याद रखें, जिस तरह एक हीरा अपनी तमाम खामियों के बावजूद कीमती होता है, उसी तरह आप भी अपनी कमियों और खूबियों के साथ परिपूर्ण हैं। आपकी यात्रा, आपके संघर्ष और आपकी उपलब्धियां, ये सब आपको एक ऐसी कहानी देते हैं जो किसी और के पास नहीं है, और यही कहानी आपको बेहद कीमती बनाती है। इसलिए अपनी तुलना करना बंद करें, अपनी क्षमताओं पर संदेह करना छोड़ दें और हर पल को इस आत्मविश्वास के साथ जिएं कि आप सचमुच अनमोल हैं और इस दुनिया को आपकी उपस्थिति, आपकी प्रतिभा और आपकी रोशनी की सख्त जरूरत है। एक छोटा सा शहर था जिसका नाम था आसपुर। ये शहर अपनी धूल भरी सड़कों और साधारण जीवन शैली के लिए जाना जाता था। इसी आसपुर की एक तंग गली में एक लड़का रहता था जिसका नाम राघव था। राघव का परिवार गरीबी की गहरी छाया में जीता था। उसके पिता एक छोटी सी किराना दुकान के मालिक दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन आमदनी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी दे पाती थी। उसकी माँ रमा देवी घर के कामों और सिलाई के छोटे मोटे ऑर्डरों में खुद को खपा देती थी। राघव का बचपन अभावों से भरा था, लेकिन उसके भीतर एक लौ जलती थी, माइनस एक ऐसा सपना जो आसपुर की सीमाओं से कहीं ज्यादा विशाल था। राघव का सपना था कि वो एक दिन न केवल अपने परिवार की गरीबी दूर करेगा, बल्कि अपने ज्ञान और इनोवेशन से समाज में एक बड़ा बदलाव लाएगा। वो जानता था कि वो अनमोल है और उसकी क्षमताएं किसी भी साधन की मोहताज नहीं है। राघव को स्कूल से अटूट प्रेम था। स्कूल जाना उसके लिए महज पढ़ाई नहीं, बल्कि अपने सपनों तक पहुंचने का इकलौता मार्ग था। जब वो स्कूल जाता तो उसके सहपाठी नई चमकदार किताबें, महंगे ज्यामिति बॉक्स और ब्रांडेड स्कूल बैग दिखाते थे। राघव के पास फटी हुई पुरानी किताबों का एक ढेर था जिसे वो अपने छोटे भाई बहनों से विरासत में मिली कापियों के साथ एक पुराने थैले में रखता था। ट्यूशन के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि परिवार के पास फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। इसके बावजूद राघव ने कभी भी अपनी साधनों की कमी को अपने सीखने की इच्छा पर हावी नहीं होने दिया। उसके दिल में ये अटूट विश्वास था कि अगर वो लगन, मेहनत और ईमानदारी से प्रयास करेगा तो किस्मत को झुकना ही पड़ेगा और उसका सपना एक दिन जरूर हकीकत बनेगा। एक दिन दुकान पर पिता की मदद करते हुए राघव को स्टोर रूम की पुरानी संदूकों में एक धूल भरी जर्जर किताब मिली। ये उसके दिवंगत दादाजी की थी, जिसे वे जीवन सूत्र कहा करते थे। ये किताब केवल पन्नों का संग्रह नहीं थी, बल्कि जीवन के गहरे अनुभवों और प्रेरणादायक कहानियों का खजाना थी। राघव ने रात को खाना खाने के बाद जब सब सो जाते थे, तब वो पुरानी किताब खोलकर पढ़ने लगा। उस किताब के एक पन्ने पर उसकी नजर एक वाक्य पर टिकी जिसने उसकी पूरी जिंदगी का नजरिया ही बदल दिया। उस लाइन में लिखा था, तुम्हारी असली पहचान वो नहीं है जो तुम्हारे पास है, बल्कि वो है जो तुम भीतर से हो। तुम जो हो वही तुम्हारे लिए पर्याप्त है। तुम्हें किसी बाहरी सहारे की नहीं, बल्कि अपने अंदर छिपे अनमोल आत्मविश्वास को पहचानने की जरूरत है। यह पंक्ति राघव के हृदय में उतर गई। उसे महसूस हुआ कि उसकी गरीबी एक अस्थायी स्थिति है, लेकिन उसका आत्मविश्वास और उसके सपने उसकी स्थायी संपत्ति हैं। उसने तय किया कि वो अब डर या संकोच में नहीं जिएगा, बल्कि अपने अंदर की इस अनमोल शक्ति को जगाकर अपने सपनों के पीछे पूरी ताकत से दौड़ेगा। राघव की जिंदगी अब एक साधारण लड़के की नहीं, बल्कि एक सैनिक के संकल्प जैसी थी। हर दिन वो अपने सपनों को साकार करने के लिए नई लड़ाई लड़ता था। स्कूल की फीस भरने के लिए उसकी मां को अपनी सिलाई की कमाई का एक बड़ा हिस्सा लगाना पड़ता था, जिससे घर में अक्सर तंगी रहती थी। फिर भी राघव ने अपनी पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। उसका एक सख्त नियम था, दिन भर स्कूल और दुकान पर काम और रात 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक अपनी पढ़ाई। बिजली की कटौती आसपुर की एक बड़ी समस्या थी, लेकिन राघव ने एक टूटी बैटरी और कुछ पुराने एलईडी बल्बों को जोड़कर अपना खुद का स्टडी लैंप बना लिया था, ताकि अंधेरे में उसकी पढ़ाई न रुके। उसका कमरा रात को एक प्रयोगशाला बन जाता था, जहां सपने और विज्ञान एक साथ आकार लेते थे। एक महत्वपूर्ण दिन आया जब स्कूल में जीनियस स्कॉलर टेस्ट की घोषणा हुई। यह टेस्ट न केवल राघव के ज्ञान का प्रमाण था, बल्कि इसे पास करने वाले को आगे की पढ़ाई के लिए एक महत्वपूर्ण स्कॉलरशिप मिलनी थी। राघव जानता था कि यह टेस्ट उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। उसके पास जटिल गणित और विज्ञान के विषयों के नोट्स और गाइड्स नहीं थे। उसके कुछ सहपाठी उसे हतोत्साहित करते थे। राघव, बिना ट्यूशन और अच्छी किताबों के तुम कैसे मुकाबला करोगे? सिर्फ मेहनत से सब नहीं होता। लेकिन राघव का संकल्प टूट नहीं सकता था। उसने अपनी दादाजी की किताब से प्रेरणा ली और समझा कि उसे केवल मेहनत की मात्रा नहीं, बल्कि मेहनत की गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा। उसने आसपुर के सार्वजनिक पुस्तकालय की सदस्यता ली और स्कूल के हर ब्रेक में वहां जाकर बैठता।
उसने किताबों को रटने की बजाय अवधारणाओं, कॉन्सेप्ट्स की गहराई को समझने पर जोर दिया। उसने ये दृढ़ता से मान लिया था कि उसके दिमाग में जो ज्ञान है वो किसी भी महंगी किताब से ज्यादा अनमोल है। राघव ने अपने दोस्तों से आत्मविश्वास से कहा, सपनों को सच करने के लिए तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, सिवाय अटूट मेहनत और स्वयं पर पूर्ण आत्मविश्वास के। मैं जो हूं वही मेरे लिए पर्याप्त है। उसने दिन रात एक कर दिया। रातें विज्ञान के जटिल सूत्रों को हल करने में बीतती थीं और सुबह वो ताजे संकल्प के साथ उठ खड़ा होता था। उसने पूरी तरह से अपने सपनों को अपनी जिंदगी का हर हिस्सा बना लिया था। जब जीनियस स्कॉलर टेस्ट का परिणाम घोषित हुआ तो स्कूल का माहौल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। राघव ने पूरे शहर के सबसे अमीर और सुविधा संपन्न छात्रों को पछाड़ते हुए स्कूल में सर्वोच्च स्थान, टॉप रैंक हासिल किया। ये सिर्फ एक टेस्ट का परिणाम नहीं था, ये उसकी उस अथक और अनमोल मेहनत का परिणाम था जो उसने बिना किसी संसाधन के अपने विश्वास के दम पर की थी। राघव को महसूस हुआ कि यह उसकी मेहनत का फल है, लेकिन उसे यह भी गहराई से समझ आया कि सफलता का बीज मेहनत में होता है, पर उसे बड़ा करने के लिए स्वयं पर विश्वास रूपी जल की आवश्यकता होती है। राघव की इस अद्भुत सफलता ने आसपुर के सबसे प्रतिष्ठित उद्योगपति श्रीमान धर्मपाल का ध्यान आकर्षित किया, जो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते थे। राघव की कहानी सुनकर वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे देश के सबसे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में पूर्ण स्कॉलरशिप देने का प्रस्ताव दिया। ये राघव के लिए एक नई उड़ान थी। कॉलेज का माहौल आसपुर से बिल्कुल अलग था, चकाचौंध भरा और प्रतिस्पर्धा से भरा। यहां बड़े शहरों के साधन संपन्न छात्र थे। राघव को यहां भी खुद को साबित करना था। उसने अपनी पुरानी आदतों को नहीं छोड़ा। वो अपने ग्रामीण सादगी और अटूट कार्य नैतिकता के साथ आगे बढ़ा। उसने न केवल पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल की, बल्कि अपने विचारों को भी जमीन पर उतारने का संकल्प लिया। कॉलेज के अंतिम वर्ष में एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय इनोवेशन प्रतियोगिता आयोजित हुई। यह प्रतियोगिता देश के सबसे बड़े दिमागों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देती थी। राघव ने इसमें भाग लेने का निर्णय लिया। अन्य छात्रों ने लाखों रुपए खर्च करके हाई-फाई गैजेट्स और जटिल सॉफ्टवेयर बनाए थे। राघव का प्रोजेक्ट एक साधारण विचार पर आधारित था, लेकिन उसका प्रभाव गहरा था। कम लागत वाला पोर्टेबल जल शुद्धिकरण उपकरण, लो कॉस्ट पोर्टेबल वाटर प्यूरिफायर। उसने इसे विशेष रूप से गरीब ग्रामीण समुदायों के लिए डिजाइन किया था, जहां स्वच्छ पानी एक दुर्लभ वस्तु थी। राघव ने इस प्रोजेक्ट को बनाने में अपनी पूरी आत्मा और ऊर्जा लगा दी। उसने रात भर प्रयोगशाला में काम किया, महंगे पुर्जों के बजाय कबाड़ की दुकानों से सस्ते और टिकाऊ पुर्जे जुटाए। उसने अपने इंजीनियरिंग कौशल और ग्रामीण समझ का उपयोग करके एक ऐसा उपकरण बनाया जो महंगे विदेशी फिल्टर की तुलना में कहीं ज्यादा प्रभावी और टिकाऊ था। जब प्रतियोगिता के परिणाम घोषित हुए तो निर्णायक मंडल ने राघव के प्रोजेक्ट को केवल तकनीकी उत्कृष्टता के लिए ही नहीं, बल्कि सामाजिक उपयोगिता और नवोन्मेषी लागत प्रभाविता के लिए भी सराहा। राघव ने प्रतियोगिता जीती और उसके प्रोजेक्ट को न केवल बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए फंडिंग मिली, बल्कि उसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी मिली। राघव मंच पर खड़ा था, ट्रॉफी उसके हाथ में थी। उसे लगा, ये जीत सिर्फ मेरी डिग्री की नहीं है, बल्कि उस रात की है जब मैंने अंधेरे में अपनी पुरानी किताब के सहारे पढ़ाई की थी। यह मेरे माता पिता के त्याग और मेरे दादाजी के अनमोल उपदेशों की जीत है। राघव ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की, अपनी फंडिंग का उपयोग किया और आसपुर वापस लौट आया। उसने एक छोटी सी कंपनी शुरू की और अपने जल शुद्धिकरण उपकरण को गांव-गांव तक पहुंचाया। उसके इनोवेशन से हजारों ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ पानी मिला और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर हुईं। राघव अब आसपुर का हीरो था, जिसने साबित कर दिया कि गरीबी या साधनों की कमी आपके भाग्य को निर्धारित नहीं कर सकती, अगर आपके पास अटूट संकल्प और स्वयं पर विश्वास हो। राघव की कहानी हमें यह सिखाती है कि आप अनमोल हैं। आपके सपने, आपका जुनून और आपका आत्मविश्वास, ये आपके सबसे बड़े खजाने हैं। किसी भी चीज को इन खजानों की कीमत कम करने मत दीजिए। मेहनत और विश्वास, सफलता की कुंजी केवल मेहनत नहीं है, बल्कि अपने अंदर की शक्ति और क्षमता पर अडिग विश्वास रखना है। सफलता का मतलब, सफलता केवल पैसा या प्रसिद्धि नहीं है, बल्कि आपके अनमोल जीवन का उपयोग करके समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है। दोस्तों, राघव की तरह आप भी एक अनमोल सितारा हैं, जिसके पास दुनिया को रोशन करने की ताकत है। बस अपने ऊपर विश्वास रखें और कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपनी मंजिल का पीछा करना मत छोड़ें। राघव के इस अनमोल सफर ने आपके दिल को छुआ है और आप भी मानते हैं कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, तो इस कहानी को अपनी प्रेरणा बनाएं। इस अनमोल कहानी को एक लाइक दें ताकि यह और भी संघर्ष कर रहे लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही प्रेरणा की कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। याद रखिए, आप अनमोल हैं। अपने जुनून को जिएं और दुनिया को दिखाएं कि आप क्या कर सकते हैं।